किराना हिल में कैसे विस्फोट हुआ था। खबर यह भी आ रही है पाकिस्तान से कि बहुत जल्द बलोच वहां आजादी का झंडा अब वंस एंड फॉर ऑल लहराने वाले हैं। क्या दुर्गति कर दी है वहां पर पाकिस्तान की आर्मी की बलूचिस्तान के अंदर, ये खबर आपको दिखाऊंगा। खबर यह भी कि रशिया यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अब नया ट्विस्ट आ गया है और उधर ट्रंप जो हैं वो अपने किए कराए का ठीकरा दूसरे पर फोड़ने पर कैसे आमादा हैं, उस ट्वीट के जरिए आपको दिखाऊंगा जो आज उन्होंने किया। और भारत ने बड़े बड़े संतुलित तरीके से कहा नो कमेंट। देखिए जरा आज का प्रतिशोध। मेरे साथ जनरल सिन्हा यहां पर जुड़ रहे हैं और कैप्टन श्याम भी यहां मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर, गुड इवनिंग। पहले ये खबर दिखाता हूं दर्शकों को, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत बड़ी खबर है ये। किराना हिल्स को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों का खुलासा। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान बुरी तरह हारा, भारत ने 11 एयरबेस को मिसाइल से तबाह किया। किराना हिल्स पर भी एक विस्फोट हुआ, भारत से खुद को नहीं बचा सकता था पाकिस्तान। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मिसाइल हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के लिए खुद को बचाना असंभव है। मई के संघर्ष से यह साबित हुआ है, मई के कॉन्फ्लिक्ट ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान भारत की मिसाइलों से खुद को बचाने में एकदम इनकेपेबल है। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, अब अमेरिका कह रहा है। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से वहां के हुक्मरान और वहां के आर्मी के लोग, DGISPR, क्या वो लोग आकर एक बार फिर से ये बातें कहेंगे कि अमेरिका भी झूठ बोल रहा है, दुनिया झूठ बोल रही है, सैटेलाइट झूठ बोल रही है। बहरहाल ये अब अमेरिका की तरफ से। सर अमेरिका को इस समय तो बड़ी प्यार की पींगे मर रही हैं दोनों के बीच में, तो कम से कम रहने देता अमेरिका भी। ये रिपोर्ट क्यों लेके आ गया? देखिए अमेरिका में ये जो है उनका रिसर्च फाउंडेशंस के अंदर से ये रिसर्च आ रही है और वो हर एक बात आप देखिएगा बहुत कहीं सटीक बताते हैं। उन्होंने क्या सटीक बता दिया कि 11 तो हम जो बोल रहे थे वो तो गया ही, उसके बाद किराना हिल्स में भी आपका न्यूक्लियर जो है, और बोलते हैं कन्वेंशनली पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं कि इसी में हुआ, कभी कर नहीं पाएगा, भारत को रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो भागता है परमाणु की तरफ। तो दुनिया के जितने वॉर एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में, जिनको माना जाता है, जिनके कहे हुए को दुनिया सुनती है, वो अमेरिका की रिपोर्ट, ये तमाम लोग चीख पुकार कर ये कह रहे हैं कि देखिए कितनी बुरी तरह से पाकिस्तान को मार पड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान में तो मुनीर फील्ड मार्शल बना दिए गए। फिर इतनी मार पड़ी थी तो फील्ड मार्शल क्यों बना दिया गया? धन्यवाद दिनेश जी, जय हिंद। देखिए स्वघोषित फील्ड मार्शल है ना, वो सेल्फ डिक्लेयर्ड मानता हूं मैं उनको, तो उनकी बात रहने दीजिए। बात है दो, जोर का झटका धीरे से लगे। भारत ने बड़ी सभ्यता के साथ लड़ाई लड़ी और ये जो कहते हैं ना सरगोधा के पास जो ये किराना हिल है उनके पास हथियार होंगे, हमने तो कह दिया था DG हमारे एयर ने कि हमें मालूम ही नहीं है, आप बताओ तो ठीक है। तो दो बातें दी मैसेज हमने, पहला कि हमें जहां मारना है हम मार देंगे तुमको, ये चेतावनी है, और दूसरा जो झटका था नूर खान बेस के पास जो उनका रावलपिंडी हेडक्वार्टर और न्यूक्लियर कमांड सेंटर है वहां पर, उनको डर लग गया कि वहां अटैक करके वो कहते थे कि तुम्हारे न्यूक्लियर मिसाइल्स और कमांड सेंटर दोनों को तर्क कर देंगे अगली बार, ध्यान रखो, ये झटका अभी चेतावनी है। सर लेकिन इसमें एक लाइन जो और जोड़ी गई है कि भारत की मिसाइलों का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। मुझको लगता है इसमें चाइना को लपेटा गया है कि भारत की मिसाइलें जब आ रही थी तो चाइना का एयर डिफेंस चुपचाप खड़े हुए देख रहा था या खुद पिट रहा था। 80% हथियार चाइना के हैं, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम उनका है, और आपने तो देखा रडार सिस्टम, उनके मिसाइल, वो तो कहते थे, और वो उनका तो ये क्लेम था कि कोई भेद ही नहीं सकता इनको, और आपने तो ऐसे भेद दिया जैसे कि आप मैंने पूरे की पूरी ढा दी आपने। जो देखिए सबसे बड़ी बात जो अभी खुल के आ रही है इस रिपोर्ट में, जो मैं मानता हूं, जो वो कह रहे हैं कि ये कर नहीं पाएगा पाकिस्तान कभी भी, क्योंकि उनकी जो डेप्थ है ना, और भारत ने जो चीजें बनाई हैं, तो वो जो बात कर रहे हैं वो कि न्यूक्लियर जो बोगी खेलता है पाकिस्तान, फिर भी खेल रहा है कि हम दुनिया को आधा तबाह कर देंगे। मुनीर यही खेल रहे हैं ना। ये सर बोगी फिर से आई है। अब ये बोगी है या सच्चाई है आप देखिए। असल में जहां कोई बोगस चीज होती है तो उसको बोगी कह दिया जाता है। अब ये बोगस है या वाकई दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, ये खबर जरूर देखिए। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की परमाणु रणनीति की जानकारी है। रिपोर्ट ये बताती है कि परमाणु रणनीति क्या चल रही है, परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकता है पाकिस्तान। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान तेजी से यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। तो यूरेनियम को संवर्धन करके शुद्ध करके परमाणु बम बनाया जाता है। यूरेनियम जब 90% से ऊपर 96% के आसपास वो एनरिच कर लिया जाता है, शुद्ध कर लिया जाता है, तब वो परमाणु बम बनाने के लायक हो जाता है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में यूरेनियम एनरिचमेंट इस समय बड़ी तेजी से हो रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से वो परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है। ये रिपोर्ट क्या कहती है और क्या वाकई इससे दुनिया, इससे भारत और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कैप्टन श्याम?
और बहुत जरूरी है समझना इस बात को। देखिए पाकिस्तान के बाद जो डिक्लेयर्ड है 170 से करीब ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास हैं। और जनरल किदवई की जो बात हम सुन रहे हैं अभी, वो कह रहे थे एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि नो फर्स्ट स्ट्राइक जो हमारी जो नीति है उस पर हमें कायम रखने की कोई जरूरत नहीं, हमें वो नीति हमें नहीं है, हमारी नहीं है और हम उसी पे चलना चाहते हैं। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम टैक्टिकल यूज करेंगे मिसाइल्स का, क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में जो लगा उनको मार जो लगी उससे वो घबरा गए हैं और उनको लगता है कि जो फिर से ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना ही है। और वो चाह रहे हैं कि 2030 तक करीब करीब 200 के न्यूक्लियर वेपन्स वो बना लें और इस तरह की वो डिटरेंस रखे ताकि भारत अगर अटैक करे तो हम उनको मार सकें। लेकिन हमने देख लिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल का कुछ नहीं चला उनका, और भारत ने क्लियरली कह दिया है कि अब आपका न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, हम आपसे नहीं डरते। और ये जस्ट एक मुद्दा है जो हमारे लिए सोचना। नहीं तो फिर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि वो अमेरिका जो ईरान को लेकर अचानक वहां एनरिचमेंट को लेकर हथियार बनाए जाने को लेकर इस कदर परेशान होता है, और आपने देखा ईरान का क्या हाल किया गया है, तो फिर पाकिस्तान में जब ये चल रहा है तो फिर विश्व की महाशक्तियों को ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देखिए ये तो मैं लेकर चलिए कि जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आई है वो अमेरिका का दिया हुआ है, ये उनका है नहीं। ठीक है, एक्यू खान का नाम लेते हैं कि उन्होंने चोरी छुपे से बना लिया, मगर उसमें कहीं टैसिट सपोर्ट है और फुल सपोर्ट है। आज के दिन में तो यही है। देखिए इनरिचमेंट में तो पहले वो टाइटेनियम में कर रहा था, अब यूरेनियम की इनरिचमेंट करता है। 4 रिएक्टर्स हैं। बात उसकी नहीं है, बात वो कहते हैं नो फर्स्ट न्यूक्लियर फर्स्ट, ये उनकी पॉलिसी है। हम लोग जो कहते हैं कि नो न्यूक्लियर फर्स्ट, हम नहीं करेंगे कभी नहीं, नो न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक। उनकी है नो फर्स्ट न्यूक्लियर फर्स्ट, और उसके अंदर में वो कामयाब है। अभी नो फर्स्ट न्यूक्लियर फर्स्ट समझाइए जरा। हम उनका ये कहना है कि हम पहले कुछ नहीं करेंगे, मगर हमें करेंगे तो न्यूक्लियर से ही करेंगे, अब शुरू करेंगे न्यूक्लियर, ये उनकी नीति तो है। फिर नो फर्स्ट न्यूक्लियर फर्स्ट अभी सिंदूर के दौरान कहां गया? वही चीज है ना, तो इसी को कहते हैं ना बोगी को तोड़ना है। तो आप हमने क्या कहा कि हमने जो अचीव किया है कि इससे न्यूक्लियर बोगी को हमने तोड़ दिया। इसके नहीं सुने थे आप, आधे पाव के हैं, एक पाव के हैं, हम हिंदू में मार देंगे, मुस्लिम बच जाएंगे। तो ये जो बोगी है, और ये भी जो कहे किदवई के नाम बताए, वो कहते हैं हमारे जितने भी पॉलिटिशियन है छोटे लेवल के भी, उनको बहुत बड़ा लिवरेज देता है इस तरह की बातों से। देखिए इस बोगी से, और बोगी को हमने तोड़ा है, और भारत का मेरा मानना है कि इवन नो फर्स्ट यूज अगेंस्ट पाकिस्तान में डिक्लेयर होना चाहिए। एक बात जानना चाहता हूं, अगर डिटरेंस के हथियार हैं, आप ऐसे मुल्क जो आपको कभी हमला कर सकते हैं उनको ये बताने के लिए कि देखो मेरे पास इतने खतरनाक हथियार हैं और मैं फर्स्ट यूज भी कर दूंगा, ये सब अगर आप माहौल बना के रखना चाहते हैं तो कम से कम घर के अंदर तो आप घर वालों को तो फिर ठीक सुविधाएं दीजिए। घर के अंदर से जब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, जो कि वहां पे चल ही रहे हैं, अभी मैं आगे अगली खबर में आपको बताता हूं, तो वहां तो आप परमाणु बम चला नहीं पाएंगे। उन जगहों से कैसे खुद को बचाएंगे? जो चल रहा है खैबर पख्तूनवा में, जो चल रहा है बलूचिस्तान में, उसके लिए क्या बम? वहां तो सौहार्द वाला वातावरण ही उन लोगों को साथ में ला सकता है, और वहां तो आप रिसोर्सेस लुटवाने के लिए कभी चाइना को लाते हैं, कभी अमेरिका को लाते हैं। खबर देखिए, बलूचिस्तान छोड़कर भागी मुनीर की सेना, बलूचों ने फहराया आजादी का झंडा। कई इलाकों में बलोच लिबरेशन आर्मी का कब्जा। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बलूचों का झंडा फहराता हुआ नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान सेना की चौकियां हैं जहां पर रहा करते हैं ये फौजी असल में तैनात। उन तमाम जगहों से फौजियों को खदेड़ दिया गया है। उनके कॉन्वॉय को आप देखते हैं, हर 1-2 दिन में आप देखते हैं कि वहां से एक रेगिस्तानी इलाके से गुजर रही है कोई एक गाड़ी, और कॉन्वॉय क्या, एक गाड़ी होती है उसको उड़ा दिया जाता है। सवाल ये भी उठते हैं कि जब आप इस तरह की, आपके लिए वहां थ्रेट परसेप्शन है, तो कॉन्वॉय की जगह एक सिंगल गाड़ी क्यों भेजते हैं आप? और इस तरह की पोस्ट वहां पर जो इक्का दुक्का लोग तैनात होते हैं उनको खदेड़ दिया जाता है, और वहां पर कई जगहों पर आजादी का झंडा। अब ये वक्त की बात लग रही है कि बलूचिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, अपनी इंडिपेंडेंस का, संपूर्ण आजादी का ऐलान किसी दिन कर देगा। उसने तो कर दिया है, बहुत जगह थे, वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में तो झंडे फहरा दिए उन्होंने। देखिए बात क्या है कि आज के बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है, और सारी की सारी यदि किसी की प्रॉब्लम है तो ये पाकिस्तान की खुद की प्रॉब्लम। अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारेंगे, वहां की पूरा देखिए 40% से 43% बोलते हैं उसकी जमीन ही है, वो पाकिस्तान का है तो बलूचिस्तान है। पूरा मिनरल वहां है, सभी चीज है। लोग वहां पर केवल एक करोड़ लोग बोलते हैं। 25 करोड़ की आबादी के अंदर में 23 करोड़ की आबादी के बीच में 1 करोड़ आबादी है, उसको आपने ऐसी त्रस्ती दी है, वो आपको काट करके बाल्कनाइजेशन इज एब्सोल्युटली, कोई कहता है ना कि पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज एब्सोल्युटली इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। आप जब करेंगे इस तरह की चीजें तो आपको काटेगा ही। तो ये पाव भर के जो ये कहते हैं, ये अपने लोगों को भी मुझको लगता है वक्त की बात है, ये धमकाना शुरू कर देंगे खैबर पख्तूनवा में लोगों को, और बलूचिस्तान में क्या कहते हैं कैप्टन शाह? देखिए ये लगातार चल रहा है। मैं मानता हूं कि बलूचिस्तान को उनसे अलग होना होगा आज न कल, बहुत लंबी लड़ाई है, और ये
तो 1-2 साल की बात करें तो करीब करीब 2500 से ज्यादा 700 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए हैं, 900 बलूचिस्तानी मारे गए हैं, 900 सिविलियन मारे गए हैं। चाइना को अलग परेशानी हो रही है, वो जो बना रहा है अपना सीपेक्ट, वो उससे भी पल्ला झाड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं, बानू में अटैक हुआ, आपने देखा होगा। मैं हमेशा से मानता हूं भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो लोग कह रहे थे पीओके ले लें, बलूचिस्तान को अलग कर दें। हमारे लोग कुछ नहीं करते, आपके ट्रेन में जाके धमाका हो जाता है, आपके स्कूल में धमाका हो जाता है, आपके खैबर पख्तूनख्वा में रोज कोई ना कोई मर जाता है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अंडा खुद से फूट जाए तो अच्छा जीव निकलेगा, बाहर से मारने पे पता नहीं क्या होगा। चुपचाप देखते रहिए क्या होने वाला है। और भारत को लेकर ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। अगली खबर आपको दिखाता हूं। भारत को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है, देखिए। अपने किए का ठीकरा कैसे दूसरों पर फोड़ा जाता है वो भी देखिए। उन्होंने कहा है कि हमने भारत को खो दिया, वी लॉस्ट इंडिया। ट्रंप ने कहा हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। सोशल मीडिया पर ट्रंप का ये पोस्ट, और इस पोस्ट को अगर आप देखें तो लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। आजकल ये वो नहीं लिख रहे हैं, ये इसकी ये ट्वीट देखिए जरा। और क्योंकि आप लोग तो ये इसकी भाषा को भी बड़े गौर से आप लोग भी देखते होंगे, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जब लिख रहे हैं तो आजकल यहाँ क्यों नहीं लिखा जा रहा है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, ये क्यों नहीं लिख रहे हैं? पिछले कई ट्वीट से नहीं लिख रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक चीज समझ आ गया कि इंडिया ने क्या लूज किया है। डोनाल्ड ट्रंप को लूज किया, अमेरिका को लूज नहीं किया। आज भी हमारी बयान देखिए, आज भी हम अलास्का में हम लोग ड्रिल कर रहे हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रही है। आर्मी, हमारी आर्मी के बीच में, उनकी आर्मी के बीच में अलास्का में हो रहा है। उसके अलावा क्वाड की एक्सरसाइज चल रही है। हमने नहीं लूज किया है। हाँ, किसी को लूज किया तो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने किया है। वो किस तरह से उन्होंने किया भारतीयों के साथ, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ने ऊपर में उन्होंने टारगेट किया, और उन्होंने तो भारत को टारगेट किया। कैसे चले गए आप पाकिस्तान के ऊपर? ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। जब प्रेसिडेंट इस तरह की भाषा बोल रहा हो और हम अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहे हो या ज्वाइंट ड्रिल कर रहे हो, इसके मायने क्या हैं? क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि ट्रंप के होने और उनके सिरफिरेपन के बावजूद भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर भी बचे रहेंगे, बने रहेंगे? बिल्कुल पैरेलल चल रहा है सब कुछ। ये एससीओ हो, ये परेड हो उनकी इतनी बड़ी, ये हताशा का कोई टॉपिक नहीं है, ये तो होना ही था। आप देखिए अक्टूबर तक सब शांत हो जाएंगे, टैरिफ वारिफ सब खत्म, सब नॉर्मल हो जाएगा। मैंने कल कहा था ना आपको, अपनी प्रिज्म से देखते हैं। ये कैसे दे रहे हैं आप अक्टूबर तक की टाइमलाइन? ये मैं हमेशा से कहता रहा हूं, हमारा आकलन यही है। वो खुद वापस आ रहे हैं, देख लीजिए। आप चुपचाप शांति से देखते रहिए। पैरेलल बातें चल रही है। डिप्लोमेसी में एक चीज एक साथ नहीं होती, सब अलग अलग पैरेलल अपने अपने समानता। जापान का टैरिफ घटा दिया, 50 बिल्कुल घटा दिया। आप देखिए क्या क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया ने जापान ने बुला लिया, अपने एक्सपर्ट को भेजा था करने के लिए, बुला लिया। राइट। अभी देखिए, ये जो 14 का ये साथ डेट दे रहे हैं कि उनके बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा। 14 का डेट है। सुप्रीम कोर्ट वालों को भी तो धमका रहे हैं। हाँ, धमका कोर्ट को कह रहे हैं कि हमारे हक में फैसला दो। कोर्ट अगर कहे भी कुछ, फिर भी ये टैरिफ हटेगा बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल पिक्चर। मैं ये कह रहा हूं, उनकी इंटरनल जो कैप्टन श्याम यहाँ जो कह रहे हैं, आज आप ये नोट कर लीजिए, यहाँ एक्सपर्ट्स जो कहते हैं आने वाले दिनों में आपको होता हुआ दिखाई देता है। ये अक्टूबर के अंदर आप ये देखेंगे, ये टैरिफ को लेकर ये जो पूरा बवंडर इस समय दिखाई दे रहा है, वो उस समय तक सेटल होना शुरू हो जाएगा। कैप्टन श्याम ये कह रहे हैं। लेकिन सर, इसकी ये अगर मान लीजिए अक्टूबर तक ये शांत हो भी जाता है, तो जिस तरीके की इस समय अजीब दिमाग में वो चल रहे हैं, नवंबर में फिर हो सकता होगा। नहीं फिर से लगा रहा हूं मैं। ये भी तो हो सकता है। देखिए, एक चीज तो है, भारत के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा अमेरिका का। हम कहते हैं F-35 नहीं लेंगे, मगर हम जी इंजन ले रहे हैं, और हमने 62 बिलियन का करोड़ का पैसा हमने कहा 93 और ले लेंगे। हम वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है, और हम आपके साथ भी और आपके लिए भी ये है कि आप भी वही करो जो हम आपके लिए अच्छा है। हम तो वही करें। यदि हमें जाकर के वहां तेल लेना है तो तेल तो लेंगे, और ज्यादा तेल लेंगे। चाइना के साथ जाके करना है तो करेंगे, क्वाड में भी जाएंगे हम। तो भारत ने पहली बार प्रूव किया, और देखिए ये आपके करने से हुआ है। आपने प्रतिशोध में चलाया, अब देश ने मोदी जी ने देखिए ना सर, ये भाषा देखिए ना, उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। ये भाषा, अब ये ट्रुथ सोशल इनका अपना एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें बीच बीच में इसी तरीके से डालते रहते हैं। पहले ये भी लिखते रहे कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। आजकल पता नहीं उस लाइन से परहेज क्यों कर रहे हैं, और क्योंकि अब ये एक चलन सा बन गया है जहां पर कोई इस तरीके की महत्वपूर्ण बात नहीं डालता है। एक जमाने में केवल ट्विटर होता था, जिसका नाम अब एक्स के नाम से आप जानते हैं। तो ये कहा जाता है बोलचाल में कि उन्होंने ट्वीट कर दिया, असल में ट्रुथ सोशल में उन्होंने ये बातें लिखी हैं। अब ये ट्रंप जब कह रहे हैं कि हमने, अच्छा ऐसा भी नहीं है
अफर्मेटिव होकर, डिसाइसिव होकर ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमने खो दिया, या तो फिर आप डिसाइसिव होकर स्टेटमेंट कि हमने खो दिया, वो भी नहीं। इट सीम्स, ये लगता है कि हमने खो दिया, मतलब इसमें गुंजाइश भी रख रहे हैं, और ये बहुत लगता है वाली बात, ये अपने आप में ये हताशा है। हाँ? ये हताशा है, ये उनकी मन की हताशा है। वो खुद बोलते हैं और फिर विड्रॉ करते हैं। देखिए अमेरिका की जो नीति रही है पिछले 20 सालों से, वो दो रही है। एक तो कि वो रशिया से हमें अलग करे, वो अपने तरफ ले, जो पूरा कोशिश कर रहे थे। दूसरा, चाइना को हमारा बड़ा शत्रु करार करके रखें। मुझे तो ये लग रहा है सर, ये दोनों के दोनों 1 तारीख को जब से तस्वीरें आई हैं ना, 1 सितंबर, जब से मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ में दिखाई दिए हैं, तब से इनको रहा नहीं जा रहा है। इन्होंने बहुत दिनों से ये टाइप करके ट्रूथ सोशल में रख लिया था। आज जैसे ही अमेरिका में सुबह हुई 6 बजे वहां, और टप से इसको डाल दिया। मुझको लगता है उनको रहाई पड़ नहीं रही थी, उनको लग रहा था कब मैं कितनी जल्दी इसको डाल दूं जलन से ना। देखिए दिनेश, सुबह 6 बजे उठ के एब्सोल्युटली ब्रश भी नहीं किया होगा, पहले ये कर देता हूं। 6 दिन घर से नहीं निकले थे, और केवल ये देख रहे थे कि क्या होने वाला है। इनको आभास तो हो चुका है। देखिए आभास उस दिन हुआ जब भारत चुप शांत तरीके से करता रहा और बोला कि हम तेल तो वही लेंगे। उस दिन को पता चल गया। और देखिए इसके बाद ऐसा नहीं, पूरे दुनिया को पता चल गया। ये ट्रंप को नहीं पता लगा, सारे के सारे जर्मनी के भागे आए। जर्मनी कहता लेकिन सर आपने एक बात कही, मेरे दिमाग में वो लगातार चल रही है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि इस समय अगर इन वजहों से, ट्रंप की वजह से ही हम ये प्रॉक्सिमिटी बढ़ा रहे हैं, हम चाइना को ट्रस्ट वेरीफाई वाले के हिसाब से भी आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं क्वाड भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये तो सर इस तरीके की बातें हो जाएंगी, बड़ी विरोधाभासी चीजों को साथ में भारत को लेकर चलना होगा, ऐसा नहीं होगा? एब्सोल्युटली नहीं होगा। आपकी क्लैरिटी जब होती है ना, हम तो कहते हैं कि बॉर्डर विल डिसाइड हमारा आपके साथ क्या रिलेशन है। वो कहते हैं नहीं, क्वाड में रहते हुए आप चाइना पे नकेल भी कसोगे, वैसे आप चाइना के साथ। क्वाड कोई सिक्योरिटी ये नहीं है। ट्रंप चाहते हैं कि क्वाड इज अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट। भारत कहता है कि नो, इवन सप्लाई चेन इज देयर। इसके अंदर में हमारी दो बातें बहुत जल्दी से। जापान जाना पहली बात, दूसरी बात एससीओ के बाद परेड में शामिल नहीं होना। वही तो दिखता है सब कुछ, हम कैसे करते हैं अपनी नीति। हम जापान गए ना, और उसके बाद गए ना एससीओ। हमारे नेवल चीफ उसके पहले गए थे, लेकिन विक्ट्री डे परेड में नहीं थे। विक्ट्री परेड में हम नहीं गए। तो वही तो दिख जाता है कि हमारा तरीका क्या है पैरेलल वॉर करने का। हम करेंगे जहां जरूरत हो वहां बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये रीडिंग असल में सिर्फ ट्रंप की नहीं, आप देखिए दूसरे क्या कह रहे हैं। जैक सुलिवन ने क्या कल कहा था वो मैंने आपको बताया। आज एक दूसरे एनएसए जो रह चुके हैं वो क्या कह रहे हैं। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन, उनका बड़ा दावा, पीएम मोदी ट्रंप के संबंध अब खत्म हो गए। पीएम मोदी और ट्रंप के संबंध अब खत्म हो गए। जॉन बोल्टन का कहना है पहले दोनों के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंध थे। टैरिफ ने अमेरिका और भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है। ट्रंप और मोदी के जो व्यक्तिगत संबंध थे प्रगाढ़ थे, लेकिन अब वो समाप्त हो गए। रीडिंग ठीक है सर? नहीं, जो देखिए जो बोल्टन साहब है ना, ये भी हाँक सेक रहे हैं घी में अभी। अच्छा, आग जल रही है। बात है कि कोई संबंध खराब नहीं हुए, चाहे ट्रंप साहब बोल ले। जो इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात है ना, वो प्रूव हो गई कि देखो भैया, जो हम करेंगे जो अच्छा है, आपसे हम जी इंजन भी ले लेंगे, F-35 ले लेंगे, हम उससे ले लेंगे 57 SU-57। और देखिए सबसे बड़ी बात हुई है, जहां पर हमको अच्छा लगेगा देश के हित के लिए। आप कहोगे कि किसानों के लिए आप ये खोल दो, डेयरी खोल दो, फिश खोल दो, नहीं खोलेंगे। और उन्होंने कहा है चाहे हमारी पर्सनल रिलेशन भी खराब हो जाए, मोदी ने कहा ना, मगर मैं एकदम दीवार की तरह खड़ा रहूंगा। ये बात आपने देखा, उन्होंने पार्लियामेंट से ये बात कही है कि मैं अपने लोगों के लिए खड़ा रहूंगा, चाहे मेरा पर्सनल। और मैं आपको बताता हूं, कोई पर्सनल रिलेशन इवन डोनाल्ड ट्रंप से खराब नहीं होगा, क्योंकि ही विल सपोर्ट। देखिए कोई भी आदमी होता है इस लेवल पे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को सभी चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को वो भी थैंक यू जरूर बोलूंगा बोल्टन साहब को पहले तो, क्योंकि वो हमारे फेवर में बात कर रहे हैं ना। अच्छा, चेक्स एंड बैलेंसेस तो होना चाहिए ना। और वो वही कह रहे थे, मैंने कहा था इनकी एफबीआई से रेड करवा दिया इनके ऊपर उन्होंने। इनके घर में रेड कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब इनकी पट्टी नहीं है। 18 महीने फिर से रेड होगी क्या? देखिए कामयाब तो वो जाने एनएसए में जब ये थे, फिर से स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने, वो तो बता दिया। और उधर ये सिर्फ ये नहीं है, ये तो ये चलिए किसी पद पे अब नहीं है। ये तो जो सिटिंग जजेस है उनको धमका रहे हैं ट्रंप। वो उस समय अगर कोई मतलब ईश्वर के विषय में ये पता होता कि उनका एड्रेस ये है, वहां भी चिट्ठी भेज देते, सुनो मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये देखिए क्या कह रहे हैं वो। टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट के जजेस से ट्रंप नाराज है। कहा टैरिफ को वैध नहीं माना तो फिर अमेरिका की तबाही हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत के फैसले को पलटने का अनुरोध किया। निचली अदालत ने टैरिफ को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। कहा था कि ट्रंप ने इमरजेंसी पावर वाले कानून का अवैध इस्तेमाल किया है। तो खाता न बही, जो ट्रंप कहे वो सही।
अदालत को धमका रहे हैं। दुनिया के बड़े, विश्व के सर्वमान्य, सबसे ज्यादा जिनकी पॉपुलैरिटी है, उन लीडर्स को वो धमकाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अपनी मनमानी चला रहे हैं और कोई उनके हिसाब से उनकी मनमानी में अगर साथ नहीं दे रहा है तो कह रहे हैं वी हैव लॉस्ट दैट पर्टिकुलर कंट्री। ये जो रवैया है, ये कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसमें आप कुछ टेम डाउन होता हुआ कम से कम देखेंगे अक्टूबर तक। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने बोहनी की है अपने इस टर्म की, एलन मस्क से कुछ ही दिन में अलगाव हो गया, किसी को कुछ समझ नहीं रहे, किसी को कुछ मान नहीं रहे, ऐसा लगता है पता नहीं क्या एजेंडा उनके दिमाग में चल रहा है। इधर माई वे और हाईवे वाला जो उनका हिसाब चल रहा है, इसमें क्या सर ये कंटिन्यू करेंगे या सद्बुद्धि आ जाएगी वाकई? देखिए, ये तो कर जाएंगे, हाँ। चल जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया तो आएगी सद्बुद्धि या अपने आप आएगी? अपने आप आएगी। देखिए, इनको निकलना है, उस गली से निकलना है जो इन्होंने कर दिया, जो आर्ट ऑफ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अब ये अपने किए हुए में इतना आगे बढ़ गए कि इनको एस्केप रूट नहीं मिल रहा है, वरना ये खुद भी चाहते हैं रिवर्ट करना। एब्सोल्युटली, इनको नहीं पता है। देखिए क्या खेल खेल रहे हैं। ही इज डूइंग इट, जो कहते हैं ना, डील करते हैं अपने पब्लिक के साथ। 33 करोड़ लोगों के साथ डील कर रहे हैं। क्या डील किया इन्होंने? हमने तो कह दिया था कि यदि हटा दोगे तो अमेरिका का जाना नीचे निहित है। 21वीं सदी में अमेरिका जाएगा, उसका डेट ट्रैप इतना बड़ा है, उसका आपको $37 ट्रिलियन है। अच्छा। आप कैसे करेंगे? डी डॉलराइजेशन निहित है, आप कितना भी रोकिएगा। इसलिए वो गोल्ड रख रहे हैं, गोल्ड सभी ले रहे हैं। ये जो चीजें यदि हम नहीं पढ़ पाते हैं तो ये कहेंगे हमने तो बोला था कि आप या तो टैरिफ लगा दो या खत्म हो जाएगा। ओके, तो मतलब इन्होंने डील कर लिया है। तो राइटिंग ऑन द वॉल जो दिखाई दे रही है उसके लिए उन्होंने ये कह दिया कि ये कर लो, वरना ट्रम्प इज ग्रेट। और पहले मैंने कह दिया था। मुद्दा यही नहीं रुकता दिनेश जी, मुद्दा बहुत सारे हैं, बहुत सारे बवाल हो रहे हैं। वो आर्मी का यूज कर रहे हैं अपने जगह पर। वो कह रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर को संभालो। वो कह रहे हैं मैं प्रेसिडेंशियल चीफ बनना चाहता हूं, नया पुलिस फोर्स बनाना चाहता हूं। वो वेनेजुएला के लोगों को हटा रहे हैं, 2,46,000 लोगों को विस्थापित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहां से चले जाओ। एनिमी एक्ट के तहत उन्होंने प्रोवोक किया है उन लोगों को कि आप यहां से हटो। इसके ऊपर बवाल हो रहा है। कई तरह के लोग, कई तरह की जनता, कई तरह के लोग, कई तरह के जो राजनयिक हैं वो उसको कह रहे हैं। खाली ये टैरिफ का ही मामला नहीं है। जैसे सर ने कहा ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, दाव खेल दिया है, टैरिफ का जादुई छड़ी मारी है। नहीं हुआ तो मान लेंगे जजों की बात, हुआ तो बहुत अच्छी बात। अगली खबर देखिए, टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पलटी मारी। पलटी में उस्ताद है वैसे, ऐसा मत समझिए कि आप बहुत जल्दी ये पलटी नहीं मारेंगे। जापान पर टैरिफ को घटाकर 25 से 15% किया। अमेरिका जापान बिजनेस डील पर ट्रंप की मुहर। दोनों देशों के बीच महीनों की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। इसके तहत अब जापान जो भी सामान अमेरिका को भेजेगा उस पर 15% टैरिफ लगेगा, जो पहले 25% का टैरिफ था। मतलब 25 से अब घटाकर ये 15 कर दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी देश पर कोई टैरिफ लगा भी रहे हैं तो वो फिर आप ये समझें कि वो स्थायी तरीके से लग गया और उनका कोई सतत सोच का नतीजा अब ये लंबे समय तक दिखेगा, नहीं। उसको वो केवल एक तरीके से चाबुक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनकी धुन पर नाचने वाले जो मुल्क हैं उनको लेकर बहुत जल्दी। लेकिन भारत ने कह दिया हम अपने हितों की कीमत पर आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। और ये इसी को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस, कि हम अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, ऑटोनॉमी बनाए रखेंगे। ये भारत ने कर दिया। लेकिन ये जो किया है सर जापान, क्या देखते हुए किया होगा इन्होंने? यहां से मोदी जी गए और उन्होंने कहा 10 ट्रिलियन यान, 68 बिलियन भारत में हम निवेश कर रहे हैं। ये मनी तो उन्होंने अमेरिका में बोला था 550 बिलियन, और कहा था कि जहां करेंगे और जो भी मुनाफा होगा अमेरिका रख लेगा। तो उन्होंने कहा कि हम वापस आते। देखिए, स्लोली यदि ट्रम्प साहब रहते, ये इनको करना पड़ेगा। दे हैव टू गो टू 0 और फ्री ट्रेड तो होगा ही। ये आप देख लीजिएगा, ये 15% भी जाएगा। ये जो पहले जो भी व्यवस्थाएं थी वही आएगी। अभी आपने क्या कर लिया, हम तो तेल खरीद रहे हैं और हमें तो 5% वहां से और छूट मिल रही है। हम तो वहां से वेनेजुएला से भी लेंगे। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कहें कि हम तो पाकिस्तान से भी जाके हाथ मिला लेंगे, हम वहां कैंसिल कर लेंगे। मेरा इसमें कोहेरेंस नजर नहीं आता। जब ये डोनाल्ड ट्रंप एक बार ट्वीट करते हैं, आपने देखा, उनमें उन्होंने विक्ट्री डे के दिन ये ट्वीट किया कि चाइना को, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि चाइना को स्वतंत्रता दिलाने के लिए या उसके संघर्षों में हमने कितना योगदान दिया। मुझे उम्मीद है कि ये भी याद रखा जाएगा। और आज जब ट्वीट करते हैं तो डीपेस्ट और डार्केस्ट विशेषणों का इस्तेमाल करते हैं चाइना के लिए। देखिए, ये तो मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कभी हताशा में आ जाते हैं, कभी ऑफेंसिव पोस्चरिंग लेते हैं। पर मैं समझता हूं ना, वो शातिर खिलाड़ी हैं, व्यवसायी हैं, नपी तुली बातें करके वो चाहते हैं चित भी पट भी मेरी। वो दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला, वो फिर वापस ऐसे रहेंगे। एक बात जापान के संदर्भ में कह दूं,
भारत के प्रधानमंत्री वहां गए थे, मिसाइल उनके पास शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट से डिफेंसिव फोर्स थी, अमेरिका के साथ उन्होंने समझौता कर लिया था, लेकिन भारत के साथ अब उनके पास मिसाइल्स नहीं है। वो 1500 से 600 किलोमीटर तक की मिसाइल्स बनाना चाहते हैं और भारत के साथ समझौता है, भारत उनको अपनी मिसाइल्स देने वाला है अब। और जापान ने ये दिखाया, अमेरिका को उसका टैरिफ वापस करना पड़ा, क्योंकि भारत जापान के साथ जैसे ही यहाँ प्रॉक्सिमिटी, यहाँ कुर्बत बनती दिखाई दी, अमेरिका को अचानक लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके लिए भी मेरे को ट्वीट करना पड़े, वी हैव लॉस्ट जापान, और इसीलिए जल्दी से वहां पर टैरिफ कम करो भाई। अगली खबर देखिए, अमेरिका वेनेजुएला के बीच सैन्य तनाव बढ़ा। अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर वेनेजुएला के फाइटर्स ने उड़ान भरी। यूएसएस जेसन डनहम के ऊपर 2 F-16 की उड़ान। 2 सितंबर को अमेरिका ने वेनेजुएला के शिप पर अटैक किया था। हमले में 11 ड्रग तस्कर मारे गए थे। ऐसा अमेरिका ने बताया कि ड्रग कार्टेल पर हमने स्ट्राइक किया है। अब ये देखिए, उन्हीं की दवाई उन्हीं को खिला रहा है वेनेजुएला, F-16 उन्हीं के ऊपर उड़ा रहा है, उन्हीं का F-16 है। ये जो पहले करते थे ना, धमकी दे कर बूट्स ऑन ग्राउंड डाल नहीं सकते, हर जहाज को लेके चले जाओ, एयर में चले जाओ, उन्होंने उनके ही जहाजों के ऊपर ले आया अपना F-16। तो देखिए आज के दिन में, और क्यों मदेरो जो हैं, हाँ ये सेकंड जूनियर हैं, इनके फादर के समय भी यही था। तो ये कह देना कि नहीं ये डार्क कार्टेल चलाते, सबसे ज्यादा तेल वर्ल्ड में वही है वेनेजुएला में। भारत भी खरीद रहा है, चाइना भी पहुंच गया है, और रशिया तो उधर है ही है। अब आप इन चीजों को नहीं, पहले कर जाते थे, चाहे आप इराक में कर जाइए, कहीं इन्होंने ईरान से भी ट्राई किया है, अब आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप भरे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बाद एक चीज है, उनको ये पता लग गया कि ये मेरा तो सेकंड, हम तो इससे आगे नहीं जाएंगे, तो अपने फैमिली को जितना फायदा दिला सको दिला दो, चाहे वो आप पाकिस्तान से दिलवा दो। ये घटना मैं कहना चाहूंगा थोड़ी सी चेतावनी की घटना है, क्योंकि वॉरशिप्स के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट का, आर्म फाइटर एयरक्राफ्ट का जाना एक खतरनाक एक तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर में ये शिप्स हैं, 7 से ज्यादा शिप्स हैं, इनके एक न्यूक्लियर सबमरीन वहां पर है। ऐसे समय में एज ए वॉरशिप कैप्टन मैं कहना चाहूंगा कि जनरली हम हेलीकॉप्टर्स भेजते हैं अपनी प्रेजेंस। तो सर, अगर आप इसका दूसरा पहलू देखिए कि आप कह रहे हैं खतरनाक है, और मान लीजिए अमेरिका कुछ नहीं करता, ये उस जगह उड़ान भर के आ गए हैं, तो इसका क्या मायना होगा? उन्होंने कहा है कि ये घटना मालूम नहीं कि अमेरिकन शिप्स ने क्या किया, लेकिन फायर कंट्रोल रडार अगर खोलेगा वो और एक्सरे बैंड के पिप्स अगर लगेंगे तो अटैक हो सकता है। हमने ये देखा हुआ, ईरान का एक एयरक्राफ्ट हमने गल्फ में मारा हुआ है अमेरिका के शिप ने, तो ये हो सकता है। अगली खबर देखिए, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने पीएम मोदी से बात की, यूक्रेन युद्ध को लेकर मोदी से बात की। वॉन्डर ने उर्सुला वॉन्डर लेयन बातचीत के बाद, क्या यूक्रेन युद्ध खत्म करने में भारत का रोल अहम है? उर्सुला वॉन्डर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं और उन्होंने भारत से बातचीत की है। उनको भी ये लगता है कि भारत अगर बीच में आए, मध्यस्थता निभाए, तो उसका रोल अहम है, और ये हो सकता है रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही है जंग समाप्त हो जाए। जेलेंस्की बात कर रहे हैं, हाँ, मोदी से बात किया, हाँ। मोदी ने पुतिन से बात कर ली, क्या बात हुई गुप्त है। तो देखिए आज के दिन में कोई करा सकता है तो मोदी ही कराएंगे, ये आप लेके चलिए। जो उर्सुला वंडरलैंड कह रही हैं, जर्मनी, देखिए जो यू का उसका जो जाएगा, वो जा रहा है, चेयर जा रहा है जर्मनी को। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कह दिया कि हम तो आपसे फ्री ट्रेड करेंगे ही, और फ्री ट्रेड को हम डबल कर देंगे। ये नहीं फ्रांस कर रहा है, फ्रांस कहता है कि ठीक है आप हमसे ले लो, जो चीज लेना है ले लो, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करो, रफेल का लेना है रफेल, दूसरे उनके सैफ्रॉन इंजन का लेना है हम बनाएंगे। तो देखिए आप जब अपने कार्ड को ना धमक के साथ रखते हैं और एब्सोल्युटली क्लैरिटी, ज्यादा जोर से नहीं बोलते, ज्यादा कुछ नहीं करते, करके दिखाते हैं, फिर दुनिया आपके पैरों में ही होती है, दुनिया आपके पैर पे गिर रही है। और इसीलिए उर्सुला फोन कर रही है, और जमीन पर स्वेज नहर जैसा रूट बनाएगा चीन, ये हम आपको दिखाने भी वाले हैं कि कैसे बनने वाला है। तो जहां से सी रूट अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो जमीन को ही खोदकर एक कैनाल बना दीजिए, बड़ी सी स्वेज नहर जैसी, और उस तरीके से फिर आप अपने जहाज उसमें चलाइए। चीन ये करने वाला है, यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला रास्ता बना रहा है चीन। चीन के चोंगकिंग से जर्मनी तक ट्रेड रूट बनाया जा रहा है, रेल लाइनों से चीन को जर्मनी से जोड़ने वाला रूट होगा ये, चीन और जर्मनी। अब ये जो रूट है ये कहां पर होगा, जरा ये भी देखते हैं सर। उस जगह पर ये भी आप अगर इससे समझाना चाहें। एक तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, दूसरे ये ओबोर जैसा, वन बेल्ट वन रोड जैसा, कहीं पर पास कहीं पर फेल, सीपेक जैसा, उसी तरह का कोई एम्बिशन है ये भी, या ये वाकई कुछ गेम चेंजर हो जाएगा? टोटल फेलियर होगा ये भी। पहले ही बता दूं आपको, हाँ। देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पहले आया था। वैसे जोड़ना कैसे चाह रहे हैं सर, कहां से शुरू करेंगे? देखिए ये वाला हिस्सा चाइना है, ये चेंगिंग है ना, ये चेंगिंग, और ये हनोई से जोड़ना चाहते हैं। हाँ प्लीज, ये यहाँ हनोई है, इधर से बोलते हैं कि ऑलरेडी ये रूट ऐसे जाएगी, और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, ये सारे सेंट्रल एशियन देश में, रूस भी आ रहा है, बेलारूस भी आ रहा है, और ये काजाकिस्तान जो है, और ये तो चाइना का हिस्सा है, यहां से घुसेंगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, फिर रूस में जा रहे हैं, फिर बेलारूस में जा रहे हैं, फिर पोलैंड जाएंगे, फिर जर्मनी जाएंगे।
आप सोच सकते कभी होगा ये? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो हम लोग बना रहे हैं रशिया के साथ में, वो अटका हुआ है। और इसके अंदर में कहीं ना कहीं यहाँ छूट गया है। इसके बीच में ईरान भी आता है। हाँ जी, ईरान भी आता है इसके बीच में। तभी वो जाएगा इससे। और दूसरी जो जा रही है बेलारूस, तो ये ऊपर से लेके जाना चाहते हैं। सर आपका ध्यान थोड़ा नीचे लाना चाहता हूँ इसके अलावा। ये अभी मुस्तरब देख रहे हैं, अभी इधर हम देखते हैं। यहाँ से ये देखिए हनोई है और ये देखिए मलाक्का स्टेट है, यहाँ सिंगापुर है। यहाँ से वो साउथ ईस्ट एशियन को मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है। ये बहुत बड़ा सेंटर है, रिवर के किनारे स्थित है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऑटोमोबाइल का सेंटर है ये, और ये मैन्युफैक्चरिंग का हब है इस एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ वो लेना चाह रहे हैं। आज की न्यूज क्या कहती है? सिंगापुर ने भारत को आमंत्रित किया है मलाक्का स्टेट के कंबाइंड पेट्रोलिंग के लिए। सिंगापुर एक बड़ी नेवी है। और तो मेरे को तो ये बताइए सर, ये हवा में रह जाएगा, ये बन जाएगा? इसलिए ये काउंटर है। भारत उसको ये काउंटर है, केवल मुंह चला दिया गया है या बन जाएगा? हम चाहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में हमारा वर्चस्व। ओके। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.